गणपूर्ति के बारे में। कोरम गणपूर्ति क्या होता है, इसे हम आसानी हैं और यदि किसी दिन क्लास में 50 बच्चे आते हैं तो आसानी से टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन यदि किसी दिन 10 ही बच्चे आते हैं तो सर कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जीके जस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। संसद के सत्र, स्थगन, सत्रावसान, गणपूर्ति, संसद में भाषा या अन्य, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं संसद के सत्र के बारे में। संसद के मेनली 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र शुरू होता है फरवरी से मई के बीच में, जो मानसून सत्र शुरू होता है जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र शुरू होता है नवंबर से दिसंबर तक। 2 सत्रों के बीच में अधिकतम जो गैप है वह 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये ऐसा मेंशन है सत्र में। इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे और समझते हैं। इसकी बैठकें होती हैं, प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और दोपहर के 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है। संसद की बैठक में स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन का क्या अर्थ है, इससे समझते हैं। जब सदन को बिना बताए स्थगित किया जाता है तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर समझा स्थगन के बारे में। इसके आगे हम पढ़ते हैं स्थगन से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यदि संसद में स्थगन प्रस्ताव पारित हो गया तो इससे क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या काम है ऐसे जो रुकेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहला इसमें यह सिर्फ एक बैठक है, बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। जब स्थगन की बारी आती है तो यह सत्र को समाप्त नहीं करता है, सिर्फ बैठक अधिकारी यानी अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता है। जो विधेयक विचाराधीन में है उस पर असर नहीं डालता है, क्योंकि वही काम दोबारा होने वाले बैठक में किया जाता है। तो स्थगन यदि किया जाता है तो स्थगन से ये पॉइंट हो सकते हैं, जिसमें कि यह सत्र को समाप्त नहीं करता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? पीठासीन अधिकारी के द्वारा, और इससे विचाराधीन विधेयक पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बाद हम समझते हैं सत्रावसान के बारे में। सत्र को आहूत करना या फिर सत्र को समाप्त करना। सत्र को आहूत करने का अर्थ है कि सत्र को प्रारंभ करना, सत्रावसान का अर्थ है सत्र को समाप्त करना। ये दोनों कार्य राष्ट्रपति करता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। पहला पॉइंट यह न केवल बैठक है बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है। जब सत्रावसान हो जाता है तो यह पूरे सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम पर अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। जैसे कि सत्र समाप्त हो गया तो जो विधेयक बचा हुआ है तो उसे अगली नई लोकसभा में प्रारंभ किया जाएगा, तो उसके लिए नोटिस दिया जाएगा। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त किए जाते हैं। तो ब्रिटेन में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी विधेयक है जो सत्रावसान के दौरान लंबित है तो वह सारे समाप्त हो जाते हैं। पर भारत में ऐसे नहीं होते। भारत में नोटिस देना पड़ता है जो अगली नई लोकसभा में आते हैं। इसके बाद हम समझते हैं विघटन के बारे में। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे विघटन किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं किया जा सकता। तो विघटन कौन करता है? तो विघटन राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये किन कारणों से विघटन किया जा सकता है? 2 तरीके से इसका विघटन किया जा सकता है लोकसभा का। ये तो फिर वह स्वयं विघटन हो जाए, जैसे कि उसका सत्र समाप्त हो जाए तो इसके बाद वह स्वयं ही विघटित हो जाएगी, या फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर विघटित करता है लोकसभा को। और जब लोकसभा का विघटन किया जाता है तो इसके क्या क्या प्रावधान है, इसमें क्या समस्या आती है, इसके बारे में समझते हैं। तो लोकसभा में विघटन की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका, इन सभी को समाप्त किया जाता है। इन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित स्थिति है कि किन स्थिति पर विधेयक समाप्त हो जाते हैं, किन स्थिति पर विधेयक समाप्त नहीं होते। पहली कंडीशन है कि विचाराधीन विधेयक लोकसभा में हो या राज्यसभा में। यदि विचाराधीन विधेयक है वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। लोकसभा में पारित है किंतु राज्यसभा में पारित नहीं है। तो जब लोकसभा में पारित हो चुका है, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है, तो जब राज्यसभा पारित कर देगी तो वापस लोकसभा में आएगा। लेकिन लोकसभा तो विघटित है तो इसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। यह भी समाप्त हो जाएगा विघटन के दौरान। इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हुए, वह भी समाप्त नहीं होते। जैसे कि
राज्यसभा में विचाराधीन के लिए पड़ा हुआ है। तो जब राज्यसभा में विचाराधीन के लिए पड़ा हुआ है, तो जब नई लोकसभा आएगी तभी तो राज्यसभा उसे भेजेगी लोकसभा में, तो यह समाप्त नहीं होगा, यह विधेयक समाप्त नहीं होगा। तो कौन से विधेयक यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे? जो लोकसभा ने पारित, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विचाराधीन है वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। लोकसभा में पारित है किंतु राज्यसभा में विचाराधीन, तब भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोकसभा से पारित नहीं है और राज्यसभा में विचाराधीन है, तो वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे यदि राष्ट्रपति के लोकसभा के विघटन से पूर्व राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाई है, तो उस दौरान विधेयक समाप्त नहीं होगा। दोनों सदनों से पारित है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है, तब भी वह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास रखा हुआ है। तो जब लोकसभा नहीं आएगी तभी तो राष्ट्रपति भेजेंगे लोकसभा में, तो यह भी विधेयक समाप्त नहीं होगा विघटन के दौरान। दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया है, तब भी वह समाप्त नहीं होगा। तो ये 6 कंडीशन है, तो इनसे हमें पता चलता है कि लोकसभा के विघटन के दौरान कौन से विधेयक ऐसे हैं जो समाप्त होंगे, कौन से ऐसे विधेयक है जो समाप्त। तो अब हम समझते हैं गणपूर्ति यानी कोरम के बारे में। कोरम को हम आसानी भाषा में समझे, यदि किसी क्लास में 100 बच्चे आते हैं और किसी दिन वह 85 बच्चे आए, तो टीचर आराम से उन्हें पढ़ा देते हैं। लेकिन यदि किसी दिन 100 बच्चों में से 10 ही बच्चे आते हैं, तो टीचर कहते हैं कि आप लोग आपस में पढ़ लो और हम कल पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही गणपूर्ति का अर्थ है, और इसी में होता है कि किसी भी सदन में पीठासीन अधिकारी को जोड़कर उसका 10वां हिस्सा यदि मौजूद है लोकसभा में या हो राज्यसभा में, तभी गणपूर्ति पूरी होती है। इसका अर्थ है कि जैसे कि हमारे लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो 545 सदस्य का यदि हम इनका भाग 10 करेंगे तो यानी 55 सदस्य आएंगे। यदि लोकसभा में 55 सदस्य मौजूद है तभी सदन की कार्रवाई शुरू होगी, और राज्यसभा में 25 सदस्य मौजूद है तभी सदन की कार्रवाई शुरू होगी, अन्यथा वह स्थगित कर दी जाएगी और सदन की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। तो इसी का अर्थ होता है गणपूर्ति का कोरम। इसके बाद हम समझते हैं संसद की भाषा के बारे में। तो वैसे तो भाषा अधिनियम 1963 के कारण हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है, लेकिन संविधान जैसे अलग अलग क्षेत्रों से सदस्य आते हैं तो उन्हें भी अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है। जैसे कि ममता बनर्जी वे अपनी भाषा बंगाली में बोलती हैं। तो संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही को भाषा घोषित किया है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से भी वे भाषा बोलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें कि हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी ही संसद के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।